दोस्तों, अगर धीरूभाई अंबानी कंफ्यूजन में कि मुझे कौन ज्यादा प्यार कर रहा है कौन कम, कई सारे वसीयत बना देते हैं, तो डेफिनेटली कौन सा लास्ट विल है वही उनके मरने के बाद प्रिवेल करेगा। और अगर उस लास्ट विल के नीचे लिख दिया गया है मुझे अपने चारों बच्चों पे विश्वास नहीं है, ये लड़ झगड़ के मर सकते हैं, इसीलिए मैं अपने जो चार्टर अकाउंटेंट है उसी को अपना एग्जीक्यूटर बना रहा हूं, तो कोर्ट को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करने की जरूरत नहीं होती। ये बात सेक्शन 2 के ए को 2 के सी के साथ पढ़े इंडियन सक्सेशन एक्ट के तो समझ आता है। अब लास्ट विल है या नहीं है ये लेके कौन आएगा? डेफिनेटली एग्जीक्यूटर, क्योंकि वसीयत उसी को ये राइट देता है कि आप कोर्ट में जाएं। पर कौन से कोर्ट में जाएं? सिविल कोर्ट में जाएं या फिर टेस्टामेंट्री कोर्ट? टेस्टामेंट्री कोर्ट ऑब्वियसली, लेकिन वो कोर्ट कौन सा होता है? केवल डिस्ट्रिक्ट जज या एक सब जज भी, जिसको आजकल सिविल जज कहते हैं। सेक्शन 388 बनाता है सिविल जजेस को भी ग्रेट। अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नर आपको यानी कि सिविल जजेस को भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देती है, उसके तहत आपको डेलीगेटेड पावर देती है सेशन डिस्ट्रिक्ट जज की, तो आप भी डिस्ट्रिक्ट प्रोबेट कोर्ट हो जाते हैं। एक बार आप प्रोबेट कोर्ट बन जाते हैं तो आपकी पावर क्या है, आपका स्कोप क्या है? क्या आप एक सिविल जज की तरह टाइटल के ऊपर, पोजीशन के ऊपर, हर चीज के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, ये प्रेरोगेटिव केवल सिविल जज का है। अब आप डेलीगेटेड पावर अंडर सेक्शन 388 में डिस्ट्रिक्ट जज की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप एक प्रोबेट कोर्ट हैं। टेस्टामेंट्री जुरिस्डिक्शन आपके पास है। टेस्टामेंट किसने लिखा है? ये टेस्टामेंट यानी वसीयत धीरूभाई अंबानी ने। एग्जीक्यूटर किसको बनाया? ये पैसे कैसे बटेंगे? आपने चार्टर अकाउंटेंट को, वो आपके पास आ गया है। और डेफिनेटली उसने पार्टी किसको बना दिया है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, इन सबको जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो फिर वो लोग ये रजिस्ट करेंगे जनाब ये लास्ट विल है ही नहीं। इस लास्ट विल के अलावा जो एक और विल बनाई गई थी वो उसके बाद बनी थी, लेटेस्ट विल, वो मेरे पोजीशन में है। ये बात कौन डिसाइड करेगा? डेफिनेटली आप, ना कि सिविल जज। एज ए टेस्टामेंट्री कोर्ट आपका पहला जुरिस्डिक्शन है ये लास्ट विल है या नहीं इसके ऊपर फाइंडिंग देना। दूसरा, ये गुड है या बैड है, ये टाइटल था या नहीं था, पोजीशन था नहीं था, ये सब आपने नहीं देखना, मगर ये जरूर देखना है कि क्या ये ड्यूली एग्जीक्यूटेड है, क्या ये ड्यूली अटेस्टेड है। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसके लिए सेक्शन 63 का सी ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट को सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ना चाहिए कि जब धीरूभाई अंबानी इस वसीयत को लिख रहे थे या मुंह से बोल रहे थे और कोई और ड्राफ्ट कर रहा था, और जब उन्होंने सिग्नेचर किए तो गवाह, चाहे दोनों गवाह एक साथ ना हो, लेकिन दोनों गवाहों ने ये देखा था कि ये अपने मन से लिखा गया है, उनको पढ़ के सुना दिया गया है और वो जान के ये सब समझ के ही लिख रहे हैं, और फिर वो भी अपने काउंटर उधर साइन करें। ये सब मतलब होता है अटेस्टेशन का और एग्जीक्यूशन का। यानी 63 के सी इंडियन सक्सेशन एक्ट और 68 इंडियन एविडेंस एक्ट की कंप्लायंस हुई है कि नहीं, ये भी कौन देखेगा? प्रोबेट की कोर्ट यानी टेस्टामेंट्री कोर्ट, यानी सेक्शन 388 में अगर आपको डेलीगेटेड पावर है तो आप भी देख सकते हैं सिविल जजेस, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी ये चीज देखते हैं। हाँ, मैं फिर बाद में बता दूं, इसमें एक और चीज वो देख सकते हैं कि धीरूभाई अंबानी का साउंड डिस्पोजिशन ऑफ माइंड था या नहीं था। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि धीरूभाई अंबानी क्या ये जो स्मार्टफोन इन्होंने वसीयत में ईशा अंबानी के लिए लिख दिया इसके मालिक थे भी या नहीं थे, इसका पोजीशन था भी कि नहीं था, ये बैड है या गुड है, ये सब बातें आप नहीं देखोगे, सिविल जजेस देखेंगे। ये 3 लिमिटेड जुरिस्डिक्शन इंक्वायरी अगर आपने कर ली है, उसके बाद आपने मोहर लगा दी, तो आपकी जो जजमेंट है वो पूरे वर्ल्ड के खिलाफ बाइंडिंग होगी। ऐसे जजमेंट को जजमेंट इन रेम कहते हैं। जजमेंट इन रेम कहते हैं क्योंकि इन रेम का मतलब अगेंस्ट होल वर्ल्ड, यानी क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग होगा, सिविल कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। और ये बातें सुरेंद्र वर्सेस ज्ञानचंद की जजमेंट थी 1957 सुप्रीम कोर्ट, उसमें बता दी गई थी। दोस्तों, गुड है या बैड है, बिक्वेस्ट ठीक है या नहीं है, ये सब आपने नहीं देखना। ये बात ईश्वर देव नारायणन वर्सेस कामता के केस में 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी। और माधवी की जजमेंट अगर हम 1969 केरला हाई कोर्ट की देखें तो पोजीशन है या नहीं है, टाइटल था या नहीं था, ये सब आपने टेस्टामेंट्री का, धीरूभाई अंबानी का नहीं देखना। इस तरीके से दोस्तों आज आपने समझा कि टेस्टामेंट्री जो जुरिस्डिक्शन होती है उसका स्कोप कितना कम होता है, कितना रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन कितनी पावरफुल होती है सेक्शन 41 के अंदर, वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट एक बाइंडिंग जजमेंट हो जाती है, जजमेंट इन रेम बन जाती है। धन्यवाद।